Hey everyone, welcome to this video. इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को सिंपल और इजी वे में समझाया गया है। मैं शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे कम टाइम में पूरा हो जाएगा सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। No matter which class you are in or if you just want to improve your English, this video will help you. This video is for everyone, so make sure to watch till the end. Let's get started. What is figure of speech? फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है किसी भी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिससे वो बोरिंग ना लगे। और फिगर ऑफ स्पीच पोएम्स और पोएट्री में यूज़ होता है, उसको हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। अगर कि फिगर ऑफ स्पीच पोएम्स और पोएट्री में यूज़ होता है उसको पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, जिससे जो पोएम है ना वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग, बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि पढ़ने में अच्छा लगता है और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस इसलिए यूज़ होते हैं जिससे जो वो चीज़ है जो लिखा हुआ है वो तुम इजीली समझ सको और तुम्हें मज़ा भी आए। तो फिर अब हम फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे। फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने मेन टाइप्स एक्सप्लेन करे हुए हैं, लिखे हुए हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। तो हम चलो चलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ना बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि देखो फिगर ऑफ स्पीच ना बहुत सुंदर बनाने के लिए यूज़ होते हैं ना राइटिंग को, तो फिर हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जिससे बहुत सुंदर लगे। जैसे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऐसा तो होता नहीं है कि आसमान से कैट्स और डॉग्स गिर रहे हो, नहीं ना। तो हम इसको एक्सेजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा रहे हैं जिससे ये बहुत अच्छा लगे सुनने में और तुम इजीली समझ सको। कैट्स और डॉग्स रेनिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश होना। और जैसे कि हम बोलते हैं कॉलिंग समवन और शाइनिंग स्टार टू एक्सप्रेस एडमायरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा फिगर ऑफ स्पीच किस लिए यूज़ होती है, जिससे तुम्हारी जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा तुम इससे ना अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये तुम्हारी राइटिंग को सुंदर भी बनाता है, क्रिएटिव भी बनाता है और तुम इजीली समझ सकते हो। तो फिर हम फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे जाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, जब हम पोइट्री में पोएम्स में फिगर ऑफ स्पीच डालते हैं तो उसको पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, यू कैन सी हियर, तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। तो सिमली क्या होता है? सिमली में लाइक और एज यूज़ होता है, लाइक और एज यूज़ होता है। ये ध्यान रखना, सिमली वही हो जाएगा जिस सेंटेंस में लाइक और एज आएगा वो सिमली हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कि एज आता है, जैसे कि ब्रेव एज लायन, शी रन्स लाइक द विंड, आई एम एज हंग्री एज अ बियर, जम्प्स लाइक अ फ्रॉग। यहाँ पर क्या आ रहा है? लाइक आ रहा है, एज आ रहा है, एज आ रहा है, एज आ रहा है, लाइक आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमली। तुम्हें ये सिमली ना बहुत ईजी है, तुम्हें इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं, मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? देखो मेटाफर में ना कंपैरिजन होता है, ठीक है। इसमें हम लाइक और एज यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सिंपली में क्या होता है? लाइक और एज यूज़ किया जाता है और मेटाफर में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो टाइम इज़ मनी। देखो हमने टाइम को किससे कंपेयर किया? मनी से कंपेयर किया है ना, तो क्या हो जाएगा? ये मेटाफर हो जाएगा, कंपैरिजन किया ना। प्रगति वॉज अ चीता इन द रेस टुडे। अब देखो चीता अलग है, ये एनिमल और ये ह्यूमन अलग है ना, लेकिन हमने कंपैरिजन किया है तो ये मेटाफर हो जाएगा। His words were a soothing balm for her wounded heart। मतलब कि इसमें सूथिंग, देखो इसमें भी कंपैरिजन किया गया। अब देखो सिंपली में ना सिर्फ तुम्हें याद रखने की एज और लाइक आएगा, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन किया गया है। जैसे यहाँ पर एज आ गया, आवर सोल्जर्स आर द लायन, इसमें कंपैरिजन किया गया, इसमें एज आया है। और मेटाफर में यहाँ पर देखो ये भी मेटाफर है, इसमें कंपैरिजन किया गया है और यहाँ पर एज आए सिमली में, तो ये हो गया। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई क्लियर ना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं
उसको जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है ना उससे करा गया कंपेयर। देखो, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द बीच। यहाँ पर क्या है, सन को कंपेयर किया है। स्माइल तो सन नहीं करता है ना, इंसान करता है। तो यहाँ पर जो नॉन, ये देखो ये तो ह्यूमन का ट्रेट है ना, और ये नॉन लिविंग थिंग, सन तो स्माइल नहीं करते, तो इससे करा गया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन, याद रखना, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, ठीक है, पर्सन का ट्रेट। हाँ, अब देखो यहाँ पर This sentence is using personification by giving the sun the human-like quality of smiling. Huh? It helps create a vivid image as if the sun is happy and shining warmly, even though in reality the sun doesn't have feelings or expressions. What I told you that sun की कोई feelings नहीं होती है, वो तो smile नहीं करता है, लेकिन ये smile कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हम personification person की quality है, मतलब कि trait है, हैप्पी, स्माइल, सैड। तो इससे सन से कंपेयर किया गया, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज। फ्लावर तो डांस नहीं करते, तो यहाँ पर डांस क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन करते हैं ना, तो ये पर्सन ह्यूमन का हो गया ट्रेड। तो ये नॉन लिविंग थिंग का ह्यूमन के ट्रेड से करा गया है, ठीक है। दिस सेंटेंस यूजेस पर्सोनिफिकेशन बाय गिविंग द फ्लावर्स द ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ डांसिंग। It paints a picture of the flowers moving or swaying as if they were dancing. मैंने क्या बताया, जैसे कि वो डांस कर रहे हो, है ना। फ्लावर्स तो डांस नहीं करते, इन रिस्पॉन्स टू जेंटल ब्रीज, इवन दो फ्लावर्स डोंट एक्चुअली डांस। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। मेटाफर में कंपैरिजन होता है, सिमिली में एज लाइक आता है, और पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन लाइक ट्रेड्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है। उससे मतलब ये कंपेयर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपरबोल। Exaggerates for emphasis, often not meant to be taken literally. हाँ, हाइपरबोल में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं तो ये खा जाऊँगा, मैं तो आसमान खा जाऊँगा, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ऐसे एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। लिटरली में कोई नहीं खाता है हॉर्स को, लेकिन हमने इतना एक्सेजरेट करा है जिससे तुम्हारे जो लाइन्स है बहुत ज़्यादा सुंदर लगे सुनने में, और तुम्हारी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो जाए। जैसे कि बहुत ज़्यादा इतनी भूख लग रही है, तुम कुछ भी खा लोगे, तुम इतने थके हो कि आई कुड स्लीप में कितने सालों तक सो जाओगे, है ना। तो ये हाइपर बोलना, हाइपर बहुत बड़ा चढ़ा दिया ना, हाइपर कर दिया, ज़्यादा ही बढ़ा दिया, एक्सेजरेट कर दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल। हाँ, जो हाइपर मतलब बड़ा चढ़ा दिया, ठीक है, समझ गए। तो मतलब कि बड़ा चढ़ा दिया जिस सेंटेंस में, तो समझ जाना हाइपरबोल आया है, ठीक है। देखो ये नोट्स देख सकते हो तुम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, आई एम स्टार्विंग, आई हैवेंट ईटन ऑल डे। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पूरे दिन से नहीं खाया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओनोमेटोपिया यूजेस वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स दे डिस्क्राइब। हाँ, ओनोमेटोपिया में इसमें क्या बोलते हैं, इसमें साउंड्स आती है, जैसे कि वर्ड्स लाइक बज, म्याऊ, बूम, ठीक है। इसमें सिर्फ अब साउंड्स आएंगे ना, तुम समझ जाना ये अजीब सा नाम जो है ओनोमेटोपिया, मैं प्रोनाउंस शायद अजीब कर रही हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। वैसे इसमें सिर्फ साउंड्स आएंगे, तुम्हें बज, मियाओ ये सभी आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। देखो ये आता है एग्जाम में, रिपीट्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स फॉर रिदमिक इफेक्ट। देखो तुम्हें पता है ना वावल्स क्या है, वावल्स ए ई आई ओ यू, और जो बाकी बच्चे उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो वावल्स नहीं है। तो अब इसमें देखो क्या बोला, इनिशियल कॉन्सोनेंट जो है ना, जो बार बार आ रहा है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जो इनिशियल मतलब शुरुआत, ठीक है। तो इसमें देखा सैली सेल्स, सी शेल्स, बाय द सी शोर। देखो एस एस रिपीट हो रहा है ना, और स्टार्टिंग में ही हो रहा है, और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। अब देखो आई एम गिविंग यू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पीटर पीपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इसमें देखो फर्स्ट लेटर क्या है,
कॉन्सोनेंट, और सेम सेम रिपीट हो रहे हैं ना, तो एलिट्रेशन हो जाएगा. एलिट्रेशन इज व्हेन सेवरल वर्ड्स इन अ रो स्टार्ट विद द सेम साउंड, द रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, रिपीटेशन होता है. एलिट्रेशन समझ गए ना, जो फर्स्ट इनिशियल एलिट्रेशन. देखो इसमें भी ऐसा साउंड करे जैसे रिपीट सा है ना कुछ. देखो याद रखना, इसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट का वो रिपीटेशन होता है. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम. एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स. देखो मैंने तुम्हें बताया ना वावल क्या होता है, ए ई आई ओ यू. तो वावल क्या हो जाएगा, इसमें वावल का रिपीटेशन होगा. इट्स अ लिटरली डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग सिमिलर वावल साउंड्स टू क्रिएट अ हार्मोनियस. एसोनेंस फोकसेस ऑन द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स. हाँ देखो एसोनेंस में क्या होता है, अब देखो उसमें तो फर्स्ट लेटर जो था रिपीट था, अब इसमें साउंड्स जो है लेकिन वावल के साउंड से जो रिपीट होता हो. अब देखो तुम देखो ध्यान से सुनना, ठीक है. द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन. रेन स्पेन प्लेन. देखो तुम्हें ना साउंड आ रही है ना, और वैसे भी ये तो वावल है ना, तो ये साउंड सिमिलर साउंड आ रही है, और वावल की साउंड आ रही है एक ही, तो ये क्या हो जाएगा, एसोनेंस. क्या हो जाएगा, एसोनेंस. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स. देखो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है. अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है. अ प्लीजेंट एंड मेलोडिक क्वालिटी लैंग्वेज टू लैंग्वेज. एसोनेंस तुम्हें समझ में आ गया ना, ठीक है. अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अब इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. एसोनेंस में था रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स, और कॉन्सोनेंस में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. देखो कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट है ना, सेम सेम है ना. अब इससे याद रह जाएगा. अब देखो कॉन्सोनेंस इज व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द एंड ऑफ वर्ड्स. इट्स अ लिटरली डिवाइस दैट एड्स अ हार्मोनियस एंड रिदमिक क्वालिटी टू राइटिंग और स्पीच. हाँ देखो एलिट्रेशन में क्या होता है, इनिशियल कॉन्सोनेंट रिपीट होता है ना, और कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफन एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. कॉन्सोनेंट्स में रिपीटेशन होती है लेकिन कॉन्सोनेंट्स की होती है, ना कि वावल्स की, और वो एंडिंग में होती है, एंडिंग में. ठीक है, एलिट्रेशन में तुम्हारे क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती थी, इसमें स्टार्टिंग की होती थी एलिट्रेशन में. ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स में एंडिंग की होती है. ठीक है, अब देखो इसमें तुम एग्जाम्पल देखो. ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक. इन दिस द रिपीटेशन ऑफ द के साउंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रक. अब देखो इसमें के आ रहा है, रिपीटेशन ऑफ के है ना, बैड लक, लक, स्ट्रीक, स्ट्रक, इसमें एंड में है. एलिट्रेशन में स्टार्ट में होती है, कॉन्सोनेंस में एंड में होती है, जो कि है कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब इसमें देखो रिपीटेशन ऑफ एस, इसमें लास्ट में आ रहा है ना, इसमें लास्ट में आ रहा है, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंस. अब आयरनी देखो, आयरनी भी आते हैं. देखो आयरनी क्या होता है, सेइंग समथिंग बट मीनिंग द अपोजिट. हिंदी में बहुत लोग कहते हैं जैसे कि कुछ चीज़ बद्धी से देख रहे हैं, सब कहते हैं कि फिर कि बहुत सुंदर है, वाओ आई लव इट, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है. ठीक है, वो मतलब कि जानबूझ के कहते हैं, मतलब यू नो, saying what a beautiful day during a heavy rainstorm. In this case, the speaker expresses the opposite of what the weather suggests, creating verbal irony. हम बोल कर कहते हैं कितना खराब मौसम है, लेकिन हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. मतलब ये क्या, मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी है उसके बोलने में, है ना. तो इस हिसाब से वो लोग कहते हैं, मतलब ये जो बोलते हैं ना उसका अपोजिट होता है. Imagine someone studying for days to take a test and they end up failing while another person barely studies and gets the highest score. This is an example of irony because you would expect the person who studied more to perform better, but the opposite happens, creating a surprising and ironic twist in the outcome. Irony आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो उसका अपोजिट होता है. It's very simple. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन इसमें क्या है, कंबाइनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट टर्म्स.
इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्शन और अपोजिट वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। दो अपोजिट वर्ड्स को जोड़ते हैं जिससे नया मीनिंग बनता है। जैसे कि जंबो श्रिम्प, देखो हम ना अपोजिट वर्ड जैसे बिग स्मॉल को जोड़ दिया, ठीक है, दो अपोजिट होते हैं, ऑक्सीमोरॉन भी आता है, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन जैसे बिग, बिकॉज जंबो श्रिम्प ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि जंबो जो है लार्ज है, वाइल श्रिम्प क्या है, स्मॉल है, ठीक है। सीरियसली फनी, दो अपोजिट वर्ड्स है लेकिन क्या है, दोनों को कंबाइन कर दिया, ऑक्सीमोरॉन बन गया, ठीक है, एक वर्ड बना दिया। द कॉमेडियन डिलीवर्ड हिज जोक्स विद अ सीरियसली फनी फ्लेयर, लीविंग द ऑडियंस इन स्टिचेस। द ओल्ड हाउस हैड अ ब्यूटिफुली हॉन्टिंग क्वालिटी विद echoes of its storied past. अंडरस्टूड। देखो अपोजिट है ना, ब्यूटीफुली हॉन्टिंग, सिमिलर तो है नहीं, हॉन्टिंग बहुत डरावना होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं अपोजिट वर्ड्स को, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा इज व्हेन यू इंटेंशनली रिपीट अ वर्ड और फ्रेज एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉजेस। This repetition is done on purpose to make a point stand out, emphasize something, or create a strong impact. People use anaphora a lot in speeches, poems, or writing when they want their words to be memorable and have a significant effect on the audience. एनाफोरा में हम जानबूझकर रिपीट करते हैं वर्ड ऑफ फ्रेज ताकि वो अलग से दिखे। कई जब स्पीचेस में बोलते हैं जानबूझ के, जो हमें एम्फसाइज करना होता है ना, जो चीज़ हमें मेन मतलब कि बतानी होती है उसको हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं जिससे वो पॉइंट स्टैंड आउट हो सके। इन अ पोम अबाउट नेचर, जैसे कि आई सी द सन bright and warm, I see the trees tall and majestic, I see the flowers colorful and delicate, I see the wonders of the world and they fill my heart with joy. आपने नोटिस किया होगा I see is repeated, है ना, repeated है ना, in this phrase the phrase I see is repeated at the beginning of each sentence creating an anaphora, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा रिपीटेशन हो रहा है ना, एक ही चीज़ का एम्फेसाइज कर रहे हैं, बाबा आई सी मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, ठीक है, आई सी मैंने ये देखा, ठीक है। तो रिपीटेशन है इसमें, तो फिर और रिदमिक पैटर्न में डिस्क्राइब किया गया है ना, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। अंडरस्टूड। एनाफोरा में जानबूझ के करते हैं हम। देखो आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स। वी विल स्टैंड टुगेदर, we will face challenges together, we will triumph together, together we can achieve greatness। अब बाबा देखो together 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 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनाफोरा। बाबर specifically involves the repetition of a word or phrase at the beginning of successive clause or sentences, ठीक है। ज़्यादातर ना ये ना बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिपीटेशन। अब देखा तुमने ये एनाफोरा देखा, अब रिपीटेशन देखो। रिपीटेशन डेलिब्रेटिंग यूजिंग द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस और साउंड्स मोर देन वंस। इसमें एक बार से ज़्यादा वर्ड होते हैं। रिपीटेशन तुम्हें समझा। देखो एलिट्रेशन में क्या था, एलिट्रेशन में भी रिपीट था ना, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड का था और इनिशियल में था, और रिपीटेशन में सेम वर्ड और फ्रेज रिपीट किया गया है, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे कि पोएम में गया विद नो पर्टिकुलर प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स टू सिक्योर एम्फेसिस। दिस इज अ वेरी 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 बिग बैलून। द रेन fell softly tapping on the window to a world refreshed by the gentle touch of rain। इसमें बार बार रिपीट हुआ है ना, बार बार रिपीट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, रिपीटेशन बोलेंगे, ठीक है। एनाफोरा में हम एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। तुम्हें वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ना बाबा एक वर्ड और फ्रेज को तुम ना डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, ठीक है, जब तुम एग्जांपल देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसमें अलग से वैसे साथ साथ इसमें ज़्यादा गैप नहीं होता, इसमें गैप है ना, देखो इसमें दूर दूर है, सेंटेंस फिनिश होने के बाद है एनाफोरा में, है ना, और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें साथ साथ है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, इसमें बिल्कुल साथ साथ है, तो ये रिपीटेशन हो गया लगातार, ठीक है। अब लास्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है, ये भी आता है। इमेजरी मीन्स यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स। हाँ, इमेजरी में हम जैसे कि स्मेल हो गया, साउंड हो गया, लुक, टेस्ट, फील, या कुछ भी हमें अगर कि किसी भी पर्सन को फील करवाना है तो हम राइटिंग में ऐसा लिखते हैं, ऐसा डिस्क्राइब करते हैं। ये तुमने यूजुअली देखा है पोम्स में, स्टोरीज़ में,
कि ऐसा बताते हैं कि वो वहाँ पर चला, उसके पैर वहाँ से वो आवाज़ आई, विंडो खड़खड़ाई, है ना, दरवाज़ा हिला, पंखे की आवाज़ आई या कुछ भी, ठीक है, जिससे तुम्हें ना फिर वो इमेजिन करने लग जाते हो तुम वो सीन को, तो वो इमेजिन होने लग जाता है, तुम ऐसे जैसे कि डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको इमेजरी बोलते हैं। इमेज तुम्हारे माइंड में इमेज बनने लग जाती है। अब एग्जांपल देखो, द लीव्स क्रंच्ड अंडर माई फीट एज आई वॉक्ड, इसमें आवाज़ हुई ना। अब देखो साउंड बताया गया कि मैंने चला तो फिर ऐसी साउंड हुई ना लीव्स की, तो तुम्हें दिमाग में अचानक से फिर लीव्स आए होंगे, है ना, आवाज़ वैसे उसके ऊपर चढ़ने की आई होगी। द फ्रेश सेंट ऑफ रेन फिल द एयर, रेन जब रेन की खुशबू आती है जब, है ना, मिट्टी की। द चॉकलेट मेल्टेड इन माई माउथ रिच एंड स्वीट, जब चॉकलेट मेल्ट होती है तुम्हारे, जब तुम चबाते हो फिर मेल्ट होती है, बहुत मीठी लगती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो उसको इमेजरी बोलते हैं, जिसमें तुम्हें अपना माइंड में वो इमेज बनने लग जाती है, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे कि जब डिस्क्राइब होता है, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें सारे क्या बोलते हैं ये समझा दिया है। फिगर ऑफ स्पीच मेनली यूज़ होती है तुम्हारी राइटिंग को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे तुम इजीली समझ सको और तुम्हें मज़ा भी आए पढ़ने में, ठीक है। अगर कि तुम्हें कोई और डाउट हो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड फिगर ऑफ स्पीच बेटर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। नो मैटर विच क्लास यू आर इन और what topic you need help with, I'm definitely make a video. I will definitely make a video on it. If this video helped, like, share and subscribe for more. See you in the next one. Thank you.